हेलो दोस्तों, NIE नंबर 1 इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं लक्षित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र प्रांत के संबंधों पर शासन प्रणालियां। इससे पहले एक वीडियो और बन चुकी है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, वैसे राज्य के तत्व, विभिन्न शासन प्रणालियों के रूप, जिसमें हमने पढ़ा था लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, अभिजात तंत्र है, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र के बारे में हमने पढ़ा और भी बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने लोकतंत्र के ऊपर थोड़ी डिटेल्ड चर्चा की थी, जिसमें हमने अब्राहम लिंकन की जो है एक डेफिनेशन देखी थी, उसको परिभाषित किया था और उसके आधार पर लोकतंत्र को डिटेल में जाना था। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर पर हम जो है केंद्र प्रांत के संबंधों यानी केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर जो है लोकतंत्र या शासन प्रणाली को जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हमारे भारत में इन तीनों में से पहली परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक, इन तीनों में से हमारे भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है या कौन सी प्रणाली के तहत भारत की व्यवस्था चलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला इसमें देखिए केंद्र प्रांत के संबंधों पर शासन प्रणालियां। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है परिसंघात्मक, एक होता है संघात्मक और तीसरा जो इसमें होता है एकात्मक। ठीक है, इस संघात्मक को बोलते हैं फेडरल सिस्टम भी इसे बोला जाता है, और एकात्मक यानी एकात्मक एक यूनिटरी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों की चर्चा हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके इन दोनों की चर्चा करेंगे। परिसंघात्मक जो है ये छोटा सा एक टॉपिक है, पहले इस पे बात कर लें, फिर इन दोनों पर हम चर्चा बारी बारी से कंपैरिजन करके इनकी चर्चा करेंगे। देखिए पहला जो टॉपिक है वो है परिसंघात्मक। परिसंघात्मक क्या होता है दोस्तों? एक आ रहा है इसमें शब्द परि और एक आ रहा है संघात्मक। संघात्मक का मतलब अगर सीधा सा हम देखें तो संघात्मक का मतलब होता है दो सरकारें या शक्तियों का बंटवारा दो सरकारों के बीच में। तो इसमें आ रहा है परि और संघात्मक। देखिए क्या होता है परिसंघात्मक का अर्थ, जब कोई भी मान लीजिए छोटे राज्य या रियासत या कोई छोटे देश मिलकर और एक परिसंघ या एक केंद्र का निर्माण करते हैं, उसे ही परिसंघात्मक प्रणाली बोला जाता है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पर, ये तो एक परिभाषा हो गई इसकी, इस पर थोड़ी सी इसको समझने की हम कोशिश करें। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि जब भी कोई प्रांत या कह ले प्रदेश या छोटे देश समूह एक साथ जुड़कर एक केंद्र का निर्माण करते हैं, एक सेंट्रल का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे परिसंघ कहा जाता है, उसे परिसंघ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्या हुआ इस बात का मतलब, जब कोई भी प्रांत, ठीक है, जब कुछ प्रांत या कुछ छोटे देश मिलकर, मान लीजिए उसमें 4 से 5 से 10 देश भी हो सकते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और एक सेंटर का निर्माण करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक प्रदेश है, ठीक है, ये दूसरा प्रदेश हुआ, ये तीसरा प्रदेश या छोटा देश या समूह या रियासत, और ये चौथा, पांचवा, ये चारों पांचों जो है अलग अलग देश या अलग अलग राज्य या रियासतें हैं। जब ये आपस में जुड़ जाती है, ये जब आपस में जुड़ जाती है और एक केंद्र का निर्माण कर लेती है, उसे ही परिसंघ कहा जाता है। अब ये केंद्र का निर्माण क्यों करती है दोस्तों? देखिए हमारे देश में भी 2 सरकारें, एक होती है राज्य सरकार और एक होती है केंद्र सरकार। जो पंचायती राज है तीसरा रूप है, लेकिन मुख्यतः जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है, तो इनमें परिसंघ की आवश्यकता क्या पड़ती है? देखिए जब हमारे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों का काम राज्यों पर नियंत्रण या शासन करना है, और जो केंद्र सरकार है उसका काम जो बाहरी निर्णय या आंतरिक निर्णय या सामूहिक निर्णय, सभी राज्यों के लिए जो निर्णय या नीतियां बनानी है वह काम करती है केंद्र सरकार। यहाँ पे भी संघ की इनको जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बाहरी निर्णय या जो विदेश नीतियां हैं, विदेशी निर्णय हैं, वे ये सब परिसंघ एक केंद्र का निर्माण करके उस पर छोड़ देती है, और जो निर्णय है वो केंद्र इनकी तरफ से लेता है। बाकी इनका शासन अपने अपने राज्यों में, जैसे इसका शासन ये खुद इनके हिसाब से चलाएंगे, इनका शासन ये इनके हिसाब से चलाएंगे, तो ये सभी अपना अपना शासन अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन संकट के समय ये सभी एक हो जाते हैं और उसी को कहते हैं परिसंघात्मक शासन प्रणाली। इसमें दोस्तों एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो
राज्य है, इनको हम राज्य समझ लेते हैं, तो इसमें से जो राज्य है, राज्य हम कह सकते हैं यह है अविनाशी, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता भाई, अविनाशी। और जो केंद्र है, सेंट्रल या सेंटर, वह है विनाशी। क्या हुआ इसका मतलब देखिए, मैं बोला राज्य अविनाशी और केंद्र जो है विनाशी। दोस्तों अगर ये चाहें, ये चारों पांचों राज्य चाहें, तो ये अपनी मर्जी से इस परिसंघ से अलग हो सकते हैं, ठीक है, इस परिसंघ से अलग होते हैं। मान लीजिए कि एक एक करके ये इस जो केंद्र है, मतलब जो उन्होंने केंद्र बनाया है, इससे अलग हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली केंद्र खत्म हो जाएगा। तो इसमें टोटली बात इतनी सी, अगर इसका सार या मर्म निकाला जाए तो बात इतनी सी है कि केंद्र इसमें शक्तिशाली नहीं होता, राज्य का प्रभुत्व या राज्य शक्तिशाली ज्यादा होता है बजाय केंद्र के, ठीक है। तो ये थी हमारी परिसंघात्मक प्रणाली। आपस में कुछ राज्य समझौता करके एक अपनी जो है गुट बना लेते हैं और एक परिसंघ का निर्माण करते हैं, जो कि भारी निर्णय या विदेशी निर्णय उस परिसंघ पर छोड़ देते हैं और अपने अपने राज्य का शासन अपने अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात हो गई परिसंघात्मक की। अगली जो बात आती है वह है संघात्मक। मैंने लिखा है फेडरल, इंग्लिश में से बोलते हैं फेडरल। क्या होती है फेडरल? संघात्मक प्रणाली। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए सरकारें, संघात्मक शासन प्रणाली में जो होती है दोस्तों, याद रखिएगा, दो सरकारें हैं, दो सरकारें या तीन सरकारें शासन को व्यवस्थित करने के लिए और अच्छे ढंग से चलाने के लिए। तीसरी जो व्यवस्था है, जैसे कि हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है, उसका भी निर्माण कर सकते हैं, पर मुख्यतः इसमें दो सरकारें होती है, पहली केंद्र सरकार और दूसरी जो होती है वो होती है राज्य सरकार, ठीक है। यहाँ पर दो सरकारें होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दो सरकारों में से जो एक होती है केंद्र और एक होती है राज्य सरकारें, ठीक है। इनमें थोड़ी पावरफुल जो, देखिए शक्तियों का बंटवारा दोनों में कर दिया जाता है। केंद्र की एक अपनी अलग शक्तियां होती है, एक अलग विषय इसके पास केंद्र के पास होते हैं निर्णय लेने के लिए, और राज्य के पास अपनी एक अलग शक्तियां होती है, वो अपनी तरीके से शासन चला सकता है और अपने वो निर्णय ले सकता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से शक्तिशाली की अगर बात की जाए तो वो होता है केंद्र, ठीक है, ये केंद्र है। इस प्रणाली में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको परिसंघात्मक में बताया था कि यहाँ पर राज्य अलग हो सकते थे केंद्र से, लेकिन यहाँ पर केंद्र थोड़ा शक्तिशाली, अगर शक्ति की बात की जाए तो केंद्र राज्यों से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है और राज्यों को अधिकार नहीं है कि वे केंद्र से अलग हो जाए, ठीक है। ये तो हुई इसकी बात संघात्मक। एकात्मक पर देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ही सरकार होती है, एक ही गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है। पर अगर एकात्मक यानी ये देश चाहे तो एक और यानी राज्य सरकारों का भी गठन कर सकता है, उसकी मर्जी है वो। अगर वो चाहे तो व्यवस्था की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से एक और सरकार का गठन कर सकता है। लेकिन मान लीजिए, वैसे तो एक सरकार होती है, मान लीजिए यह संघ या केंद्र, मान लीजिए केंद्र सरकार और ये राज्य, मान लीजिए इसने राज्य का निर्माण किया, फिर भी अगर देखा जाए तो केंद्र ही सर्वे सर्वा होगा, ठीक है। संघ यानी केंद्र लिख दिया मैंने, केंद्र को संघ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सर्वे सर्वा यानी सर्वशक्तिमान जो है जो संघ है, जो केंद्र है, वही होगा। राज्यों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। राज्यों को अकॉर्डिंग टू केंद्र, जो केंद्र उनके लिए निर्णय या नीतियां बनाती है वो राज्य को फॉलो करनी होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, राज्य के अपने अलग विषय हैं, केंद्र के अपने अलग विषय हैं। यहाँ पर राज्य जो है वो केंद्र के हिसाब से काम करेगा, जैसा केंद्र बोलेगा, जैसा केंद्र नीतियां बनाएगा उस हिसाब से राज्य को चलना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली चर्चा हमारी सरकारों के बारे में होगी। यहाँ पर दो सरकारें होती है, यहाँ पर होती है एक सरकार, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली बात करें संविधान के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण बात, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा लिखित संविधान होगा। क्या होगा? लिखित संविधान। इसका एक एग्जांपल हम संघात्मक का बहुत प्यारा सा एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका और भारत, पर हम चर्चा बाद में करेंगे। मैं क्यों, भारत भी बिल्कुल सही है, भारत भी अगर हम लेना चाहें, इंडिया, ठीक है, भारत, हिंदुस्तान,
हम ले सकते हैं संज्ञात्मक में भी, लेकिन हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि भारत में जो है इसका मिश्रित गुण पाया जाता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चूंकि दो सरकारें होती है, भारत और यहाँ का संविधान भी लिखित है इंडिया का, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पर अभी संज्ञात्मक में लिखा है। तो अमेरिका का संविधान लिखित है, और यहाँ पर अगर हम संविधान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर संविधान या तो लिखित भी हो सकता है और यहाँ पर अलिखित भी हो सकता है। मैंने लिखित और अलिखित, अगर आपको संविधान में दिक्कत आ रही हो तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको समझा रखा है कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान एक जड़ दस्तावेज होता है जो कि जो संविधानविद उसको लिखते हैं, और जो अलिखित संविधान होता है वहाँ पर कोई स्पष्ट संविधान नहीं होता, पुराने एक्ट, पुराने कुछ कानून या तो धार्मिक किताबों के आधार पर शासन वहाँ पर चलता है अलिखित संविधान में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी, ठीक है, लिखित भी यहाँ पर संविधान हो सकता है और यहाँ पर अलिखित संविधान भी हो सकता है। अच्छा, इसका एक एक उदाहरण देख ले हम एकात्मक का। तो ब्रिटेन बहुत अच्छा उदाहरण है, ब्रिटेन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर पहले आएगा लिखित जो है। फ्रांस में जो है ये संविधान लिखित है, वो एकात्मक शासन प्रणाली है फ्रांस में, लेकिन वहाँ का जो संविधान है वो है लिखित। और ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है वहाँ का संविधान अलिखित है, ठीक है, वहाँ पर कुछ पुराने जो एक्ट है, पुराने जो कानून है, पुराने जो नीति नियम है वो अलिखित, मतलब उन्हीं के हिसाब से वहाँ पर शासन चलता है। संविधान वहाँ पर नहीं है, अलिखित है, और वो जब चाहे उन एक्टों में दिन परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें चेंज कर सकते हैं या उन एक्टों को समाप्त कर सकते हैं। एक तरीके से वो तानाशाही का ये रूप हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन है वो लोकतांत्रिक राजतंत्र है। क्या है? लोकतांत्रिक राजतंत्र, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए तो वहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो है वो राजा या रानी यानी राजतंत्र के पास होती है, ठीक है। चलिए, ये बात भी हो गई, लिखित और अलिखित की बात हो गई। अच्छा, हम संविधान को थोड़ा सा देखें और संविधान की दो बातें पर हम और जोर डालेंगे। जो संविधान होता है दोस्तों, ये संघात्मक यानी फेडरल में कठोर होता है। क्या होता है? संविधान कठोर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो कठोर के साथ साथ लचीला भी होता है। पहली बात, या तो संविधान वैसे भी अलिखित है तो वैसे भी लचीला है, बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत मोबाइल है, और कठोर भी होता है। कई कई जगह देखने में आया एकात्मक शासन प्रणाली में कि संविधान कठोर भी पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम कर लें संविधान के बारे में, तो देखें कि संविधान के हिसाब से चलता कौन है, संघात्मक या एकात्मक। तो देखिए यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर होती है संविधान सर्वोच्चता। हमेशा जो निर्णय लेंगे, जो व्यवस्था है, जो संस्था है, वे अकॉर्डिंग टू संविधान ही काम करेगी। संविधान के बाहर वे काम करने का अधिकार क्षेत्र उनका नहीं है, उनका इतना अधिकार नहीं है कि वे संविधान के बाहर जाकर काम कर ले। जो संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से, उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके उनको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर संविधान सर्वोच्चता नाम की चीज नहीं होती है दोस्तों। पहली बात, यहाँ पर लिखित संविधान नहीं होता, लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। जहाँ लिखित होता है फिर भी वहाँ पर थोड़ा सा हमको राजतंत्र या तानाशाही का उदाहरण वहाँ पर देखने को मिलता है। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वैसे भी वहाँ पर संविधान अलिखित है, तो बात हो ही नहीं सकती कि संविधान वहाँ पर सर्वोच्च हो, क्योंकि वहाँ पे तो राजा और रानी का जो तंत्र है, राजतंत्र, वही वहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर संविधान सर्वोच्चता नहीं होती। शासन जो सर्वोच्च है उसकी मर्जी से चलता है, संविधान के हिसाब से शासन नहीं चलता, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने संविधान के बारे में डिस्कस कर लिया। आप चाहे तो ये नोट अच्छे से कर सकते हैं। नागरिकता की अगर हम बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये, नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता कैसी पाई जाती है। हमारे भारत देश की बात करें, एकल नागरिकता यहाँ पर है। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। तो देखिए, नागरिकता यहाँ पर होती है एकल और दोहरी। नागरिकता जो है यहाँ पर एकल भी हो सकती है और दोहरी भी हो सकती है। एकल का मतलब मैं समझाता हूँ आपकी, कि देश में एक ही नागरिकता होगी, एक ही सिटीजनशिप एक ही होगी, यानी कि हम बोलते हैं हम नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, ये होगी एकल नागरिकता। लेकिन दोहरी नागरिकता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका, ठीक है, यूएसए। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि न्यूयॉर्क है अगर स्टेट, तो स्टेट की नागरिकता यानी राज्य की नागरिकता अलग होगी और केंद्र की नागरिकता अलग होगी, ठीक है। राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एकल नागरिकता पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो नागरिकता है ये एकल पाई जाती है। अगर हम न्याय प्रणाली, जुडिशियरी की अगर बात करें
ठीक है, न्याय प्रणाली। तो यहाँ पर कैसी न्याय प्रणाली है, तो यहाँ पर है स्वतंत्र न्याय प्रणाली, स्वतंत्र न्याय प्रणाली। क्या अर्थ हुआ स्वतंत्र न्याय प्रणाली का? देखिए पहले तो मैं बताता हूं कि यहाँ पर स्वतंत्र न्याय प्रणाली है और यहाँ पर न्याय प्रणाली स्वतंत्र नहीं होती। क्या अर्थ हुआ इस बात का? देखिए दोस्तों, जहां पर संविधान होगा, जहां पर संविधान होगा वहां पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में तो हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर स्वतंत्र न्याय प्रणाली होगी, यानी कि जुडिशरी, ठीक है, वहां पर जो होगी स्वतंत्र होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी संस्थाओं का कामकाज वो संविधान के आधार पर चलेगा। जितने भी फैसले हैं न्याय प्रणाली उससे स्वतंत्र है, उसके पास उसके ऊपर ना तो कार्यपालिका का दबाव है ना ही विधायिका का दबाव है, ठीक है। और न्याय प्रणाली जो है तो संविधान की व्याख्या करता एक न्याय प्रणाली है। तो जो कार्यपालिका है और विधायिका है उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम भी न्याय प्रणाली करती है। और ये तीनों चीजें न्याय प्रणाली यानी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग होती है। इन तीनों जो है किसी के भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और न्याय प्रणाली बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्र है। और यहाँ पर जो है न्याय प्रणाली बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है उनमें, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो है अलिखित संविधान यहाँ पर पाया जाता है। तो न्याय प्रणाली जो है वो राजाओं के हिसाब से चलती है, राजाओं के निर्णय पर चलती है। तो न्याय प्रणाली ऐसी जगह पर स्वतंत्र नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बात हमने कर ली परिसंघात्मक की, संघात्मक की और एकात्मक की हमने बात कर ली। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात हमारी थोड़ी सी एक बात अधूरी रह जाती है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि भारत के संदर्भ में देखें तो कौन सी शासन प्रणाली भारत में है। कौन सी शासन प्रणाली भारत में है? मार्कर ज्यादा डार्क हो गया है, कोई बात नहीं। भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या ये संघात्मक है? ये हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है दोस्तों, हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संघात्मक है या एकात्मक है। कई बार हमने क्वेश्चन देखा होगा कि हम पता नहीं लगा पाता है कि वो संघात्मक है या एकात्मक है। कुछ गुण तो उसके एकात्मक जैसे हैं और कुछ गुण तो संघात्मक जैसे हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सरकारें, केंद्र जो है संघात्मक में थोड़ा मजबूत होता है और एकात्मक में पूरा संघ जो केंद्र है वह मजबूत होता है। तो हम देखें भारत के संदर्भ में क्या ये संघात्मक है या ये एकात्मक है। आप भी थोड़ा विचार कीजिए दोस्तों इस पर कि क्या हो सकता है। देखिए भारत जो है जब भी संकट, वैसे तो भारत की जो शासन प्रणाली है वह है संघात्मक यानी फेडरल सिस्टम यहाँ पर चलता है, लेकिन संकट के समय ये एकात्मक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, संकट के समय ये एकात्मक यानी यूनिटरी का रूप धारण कर लेती है। केंद्र इसमें ज्यादा मजबूत हो जाता है। आइए इसको समझते हैं कुछ उदाहरण से। हाल ही का हम उदाहरण ले लें, बहुत बढ़िया सा उदाहरण हमारे पास है कोरोना। ठीक है, जो महामारी, वैश्विक महामारी है, बड़ी बुरी महामारी है, हमारे देश के ऊपर आई है, पूरे विश्व के ऊपर आई है। तो थोड़ा सा इससे उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों कि आपको याद होगा जब पहली बार लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो जनता कर्फ्यू से इसकी लॉकडाउन की शुरुआत होती है। पीएम मोदी को वैसा समझिए केंद्र सरकार, बिल्कुल केंद्र का हिस्सा है वो। तो पीएम मोदी ये अनाउंस करते हैं कि 2 से 3 दिन का वो जनता कर्फ्यू के बारे में बताते हैं। तो जो जनता कर्फ्यू होता है, ठीक है, वो एक संकट की स्थिति, वो पूरे देश पर लागू होता है, पूरे देश पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य, मान लीजिए कि महाराष्ट्र ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं हम जनता कर्फ्यू को नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि राज्य, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर केंद्र और राज्य, जो हमारी 7वीं अनुसूची है संविधान की, वो तीनों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, उसमें 3 अनुसूचियां हैं, आपको मालूम होगी। एक तो संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची पे जो निर्णय है वह संघ लेगा, राज्य सूची में जो विषय है उस पर निर्णय राज्य लेगा, और समवर्ती में ये दोनों मिलकर निर्णय लेंगे। फिर भी समवर्ती सूची में केंद्र का प्रभाव ज्यादा होता है। तो हम बात कर रहे थे, लॉकडाउन से हमने शुरुआत की, तो जब जनता कर्फ्यू लगता है यानी संकट का समय जब होता है तो वो एकात्मक रूप धारण कर लेती है, सभी राज्यों के लिए वो एप्लीकेबल है, सभी राज्यों को वो मानना पड़ेगा कि हाँ जनता कर्फ्यू का पालन सभी राज्यों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई राज्य बोल दे कि नहीं हम पालन नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम तो सभी राज्यों के लिए वो निर्णय सभी के लिए अपनाना पड़ा उन राज्यों को। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, आज की स्थिति में देखें तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जिम्मा सौंप दिया है कि अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य की व्यवस्था देख के कि वहां पर कितने केस आ रहे हैं उस हिसाब से देख के लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी जा सकती है, अपने अपने राज्य को निर्णय ही लेना था। तो इसका क्या सार निकलता है इस बात का कि संकट के समय हम देखें तो इसने एकात्मक रूप धारण कर लिया, यानी कि जो केंद्र का आएगा वही राज्यों को करना पड़ेगा। लेकिन थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद क्या हुआ कि केंद्र ने संघात्मक रूप धारण कर लिया, यानी कि उन्होंने राज्यों को सौंप दिया कि आप अपने हिसाब से जो चाहे निर्णय ले सकते हैं, अपने अपनी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, अपने अपने राज्य की व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो संकट के समय इसने क्या करा कि एकात्मक रूप धारण कर लिया, और थोड़ा सा संकट कम होता है, या कहें कि जब केंद्र सरकार राज्यों पर उनकी जिम्मेदारी को एहसास उन्हें दिलाती है और राज्यों पर कुछ जिम्मेदारियां देती है कि आप अपने हिसाब से निर्णय ले लीजिए, तो ये होता है रूप संघात्मक का। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई हो एक बार और थोड़ी सी वीडियो को पीछे लीजिए, मेरी बात जो मैंने कही शायद थोड़ी जल्दी बोल दी हो या थोड़ा मैं अटका हूँ, पीछे एक बार और लीजिए थोड़ी सी वीडियो को रिवर्स में, आपको समझ में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो संकट के समय भारत की जो शासन प्रणाली है वह वैसे तो संघात्मक है, लेकिन संकट के समय में वह एकात्मक रूप धारण कर लेती है। तो ये दो हमारी बात हो गई केंद्र प्रांतों के संबंध पर शासन प्रणाली की, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप याद रखिएगा अमेरिका और इंडिया, और इसमें एग्जाम्पल आप याद रखिएगा एकात्मक यानी यूनिटरी में ब्रिटेन और फ्रांस। अगला जो टॉपिक है हमारा उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा टॉपिक दोस्तों आता है, हम सभी ने वैसे पढ़ रखा है उसको, दलों के आधार पर लोकतंत्र का विभाजन। देखते हैं उस टॉपिक को, क्या वो टॉपिक बताता है हमें। देखिए हमारा जो टॉपिक है वह है दलों के आधार पर लोकतंत्र। दल आप सभी को पता है, तीन व्यवस्थाएं, तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। एक होती है एक दलीय प्रणाली, दूसरी होती है द्विदलीय प्रणाली, और तीसरी जो होती है बहुदलीय प्रणाली। कई आप में से लोग जानते भी हैं, कुछ कुछ बातें जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उनको अंतर करने में या तो थोड़ी सी गलती कर देते हैं, या हम कभी कभी उनका अंतर नहीं कर पाते स्पष्ट। तो आज कुछ बातें को हम देखेंगे जिससे हम अच्छे से उनमें अंतर कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली, मैं इसको दोनों को तीनों को लिख देता हूं पहले एक साथ। ये हो गई आपकी द्विदलीय प्रणाली, और ये हो गई आपकी बहुदलीय प्रणाली। इसकी चर्चा करने से पहले दोस्तों एक चीज जान ले, हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिद्धांत, दूसरा लिखता हूं व्यवहार। यहाँ पे लिख दिया जाए सिद्धांत, ये जो दो शब्द मैंने लिखे हैं दोस्तों सिद्धांत और व्यवहार, इनके आधार पर पूरे आपको लोकतंत्र जो है दलों के आधार पर लोकतंत्र, ये पूरी प्रणाली समझ में आ जाएगी। आपने कई बार पढ़ने की भी कोशिश की होगी, इंटरनेट पर आपने सर्च करा होगा, कुछ और वीडियोस देखी होंगी,
तो उसमें होता क्या दोस्तों, मैंने भी जब पढ़ा था ये पहली बार एक दलीय बहुदलीय प्रणाली, तो मैं कंफ्यूज बहुत हो गया था कि आखिर ये है क्या, किसमें क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आया। ये तो समझ में आता है कि एक दल की प्रधानता है, इसमें द्विदल, इसमें बहुत सारे दलों की प्रधानता है, लेकिन जो उसकी समरी है हम उसको समझ नहीं पाते। तो मैंने 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ के उसका ये सार निकालने, ये समराइज करने की कोशिश की है कि वो आखिर कहना क्या चाहता है उसका। 2 मिनट हम शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो टॉपिक को, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए दोस्तों, एक दलीय प्रणाली क्या होता है। एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो सीधा सा इसका एक जो सार हम निकालें वह निकलता है कि एक दलीय प्रणाली में एक ही दल की प्रधानता होती है, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार एक ही दल को होगा, चुनाव जीतेगा भी एक ही दल, ठीक है, या उसका उम्मीदवार। देखिए, और जो ये एक दलीय प्रणाली है दोस्तों, इसके 2 रूप होते हैं। एक दल के 2 रूप, एक तो ये हो गया और एक हो गया ये। यहाँ पे भी हम इसके सिद्धांत और व्यवहार की चर्चा कर लेते हैं। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक दलीय प्रणाली प्रधानता एक ही दल की होती है, चुनाव बार-बार एक ही दल जीत रहा है, लेकिन 2 रूप क्यों है इसके अलग अलग। देखिए, पहला रूप में अगर दिखता है कि सिद्धांत के आधार पर तो सिद्धांत के आधार पर एक दल होता है प्रधान, सिद्धांत के आधार पर देखें तो एक दल होता है, और व्यवहार में भी एक दल होता है। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझे कि क्या है इसका मतलब सिद्धांत और व्यवहार का। सिद्धांत का मतलब हुआ दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू लॉ, या संविधान हम कहें, उसका अर्थ हुआ कि संविधान या कानून के हिसाब से कितने दलों को चुनाव लड़ने की आजादी है, ठीक है। तो एक दल, इसमें एक दल चुनाव लड़ सकता है एक दली में, और व्यवहार यानी वास्तविकता अगर देखें तो एक दल ही जीतेगा। देखिए, सिद्धांत और व्यवहार को हम पहले समझ लेते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार क्या होते हैं। सिद्धांत यानी मैंने बताया आपको अभी कि कानून, लॉ के हिसाब से, ठीक है, संविधान के हिसाब से कि देश का संविधान किस प्रणाली के आधार पर चल रहा है, ये तो हो गया सिद्धांत। और व्यवहार क्या होता है, वास्तविकता। अभी हम इसको समझते हैं, जैसे कि आपने हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिषेध, ये कह रहा है आर्टिकल 15, ठीक है सर। और ये इंग्लिश में अगर देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट, सेक्स एंड, और भी बहुत सारी बात जैसे कि होम टाउन वगैरह ऐसी बात इसमें की जाती है। इंग्लिश का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, हिंदी में मैं क्योंकि संविधान पढ़ा रहा हूँ। और जो आर्टिकल 17 अगर आप देखें, ये आर्टिकल 15 की बात हुई, आर्टिकल 17 अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, या अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है। 1955 में एक अधिनियम भी बना था, अस्पृश्यता अधिनियम, आर्टिकल 17 की वजह से। तो ये क्या होता है, आर्टिकल 15 में लिखा है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म, जाति और संप्रदाय, ये पंथ के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, ठीक है। अगर हम देखें, संविधान ने कह दिया कि हम भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 15 में लिखा है, यानी कि यह जो दंड उसका दिया जाएगा अगर आप इसको तोड़ते हैं लोगों। लेकिन अगर वास्तविकता अगर हम दोस्तों देखें तो क्या हम भेदभाव नहीं करते हैं? हम नहीं करते होंगे। अगर आप देखें तो समाज में आज भी भेदभाव जीवित है, ठीक है। कोई जाति थोड़ी सी, जिनको हम पिछड़ी जातियाँ, निचली जातियाँ कहते हैं, उनके साथ आज भी भेदभाव होता है, ठीक है। लेकिन संविधान में लिखा है कि हमें भेदभाव नहीं करना, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो सिद्धांत का मतलब ये हुआ, संविधान, सिद्धांत को आप सीधे समझ लीजिए कि सिद्धांत यानी संविधान में तो लिखा है कि भेदभाव नहीं करना, लेकिन व्यवहारिक रूप से वास्तविकता ये है कि भेदभाव हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये मसला संविधान इसे ज़्यादा नहीं सुलझा सकता, क्योंकि ये एक हमारे भाव का मसला है, क्योंकि हम मानव को मानव नहीं मानते हैं, या इंसान को इंसान नहीं मानते, तब जाके ऐसी चीज़ें ऊपर उठती हैं। तो हमें मानव को मानव और इंसान को मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये व्यक्तिगत प्रयासों से ही सुधारी जा सकती है। संविधान इसमें इतना कुछ नहीं कर सकता, वह तो सिर्फ एक दंड घोषित कर सकता है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन हमारे अंदर के भाव हमें सुधारने होंगे ताकि ऐसी भेदभाव की स्थितियाँ उत्पन्न ना हो। चलिए ठीक है दोस्तों, ये तो परंपरागत बातें हैं। तो सिद्धांत और व्यवहार आपको समझ में आ चुका है अच्छे से, ठीक है। सिद्धांत में देखिए, एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, सिद्धांत में एक दल होता है, सिद्धांतिक रूप से यानी कानून रूप से एक ही दल चुनाव लड़ेगा, और व्यवहार में जीतेगा भी एक ही दल, ठीक है। समझ में आ गई, सिद्धांत में एक दल और व्यवहार में एक ही दल जीतेगा।
इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण हम देखें तो रशिया, या कह लीजिए आप सोवियत संघ पूर्व में, ठीक है, रशिया आप कह लीजिए, और चाइना में ये प्रणाली बहुत चलती है जिसमें संविधान तो एक दल कोई चुनाव लड़ाने की बात करता है और जीतता भी एक ही दल है। बिल्कुल निश्चित रूप से बात है कि जब संविधान ने कह दिया कि एक ही दल लड़ेगा तो जीतना भी एक ही दल को ही है, एक ही दल के उम्मीदवार को जीतना है। ये जो इसका दूसरा रूप है, ये हुआ दोस्तों पहला रूप। इसका दूसरा रूप क्या कहता है एक दलीय प्रणाली का? देखिए कहीं कहीं संविधान या सिद्धांत ये कहते हैं कि कई दल चुनाव लड़ सकते हैं। भारत की भी बात करें तो भारत के संदर्भ में भी इसको समझा जा सकता है। भारत के संदर्भ में तो व्यवहार की अगर बात करें, सिद्धांत में तो कई दल चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन व्यवहार में एक ही दल चुनाव लड़ेगा। इन दोनों अंतर को, इन दोनों रूपों को दोस्तों ध्यान से समझिए। जो पहला रूप है वो बता रहा है कि सिद्धांत में सिर्फ एक ही दल लड़ेगा और व्यवहार में जीतता भी एक ही दल है। वास्तविकता ये है कि जीतता भी एक ही दल है। जो संविधान कह रहा है कि एक दल लड़ेगा तो वास्तविकता ये है कि एक ही दल जीतेगा। और यहाँ पर संविधान कह रहा है कि कई सारे दल लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जीतता एक ही दल है, चाहे लड़े कितने भी दल, ठीक है। जो सत्ता के संघर्ष चाहे कितने भी दल कर लें, लेकिन जीतता एक ही दल हमेशा है। तात्पर्य इसका ही निकलता है कि व्यवहार में देखें हम तो एक ही दल आता है। इसका उदाहरण हमने देखिए, इसका उदाहरण हमने देखा रशिया और चाइना। इसका उदाहरण हम इंडिया से सामान्य भारत के संदर्भ में अगर देखें तो आप देखें 1947 आजादी से लेकर 1977 तक आपने एक चीज गौर की होगी कि कांग्रेस का लगातार कांग्रेस का बनना, कांग्रेस का प्रभुत्व जिस तरह से रहता है इन 30 सालों में, कांग्रेस का प्रभुत्व इन 30 सालों में जो रहता है वह यही शो करता है एक दल प्रधान प्रणाली। देखिए एक दलीय में अलग अंतर है और एक दल प्रधान प्रणाली में अंतर है, क्योंकि हमारे संविधान में जो भारतीय संविधान है उसमें तो कई दलों को छूट दे रखी है कि आप सत्ता में जा सकते हैं, लेकिन एक बहुमत के साथ, ठीक है। लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है कि एक ही दल आ रहा है। ये 1947 से लेकर 1977 की स्थिति यही बताती है कि ये एक दल प्रधान प्रणाली है। लेकिन अगर तात्पर्य हम निकालें तो यहाँ पर कई दल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीत लगातार सत्ता में एक ही दल की हो रही थी, इसलिए इसको एक दल प्रधान प्रणाली हमने बोला। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो 1947 से लेकर 1977 तक की जो स्थिति है भारत की, उससे हम इसे समझ सकते हैं। चलिए द्विदलीय प्रणाली को अगर हम देखें, आइए द्विदलीय प्रणाली यानी कि दो दल। देखिए दोस्तों सिद्धांत में इसमें भी कई दल होते हैं, यानी कानून हिसाब से कई दल चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, व्यवहार में दो ही दल प्रधान होते हैं, दो ही दल की प्रधानता होती है। इसका एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। सबसे पहले ब्रिटेन को ले लेते हैं हम और अमेरिका, ये दोनों द्विदलीय प्रणाली के अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ पर कई दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति है, लेकिन जीतते दो ही दल है, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो ब्रिटेन में एक सरकार होती है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका की हम बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन पार्टी। अभी हम इन दोनों शब्दों पर अच्छे से बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, आखिरी तक बने रहिए। डेमोक्रेटिक ब्रिटेन में है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और अमेरिका में है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी। यहाँ पर भी सिद्धांत के तौर पर, कानून तौर पर तो बहुत सारे दल लड़ सकते हैं, लेकिन जो सत्ता है वह इन दो दलों के आसपास ही मंडराती रहती है। इन दो दलों से बाहर वहां पर कोई नहीं बनता। भारत की भी अगर हम बात करें तो लगभग हमें यही देखने को मिलता है दोस्तों कि या तो बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है। तो वे द्विदलीय प्रणाली का ही एक हम समझ सकते हैं कि एक भाग है कि भारत द्विदलीय प्रणाली से चलने वाला देश है, ठीक है। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इन्हें सबसे अच्छा समझने का तरीका सिद्धांत और व्यवहार, इन दो के आधार पर आप सारी प्रणाली को समझ सकते हैं। लास्ट में दोस्तों आती है बहुदलीय प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये लगभग बिल्कुल सेम है। देखिए सिद्धांत में इसमें कई दल होते हैं, इसमें भी सिद्धांत में कई दल होते हैं और व्यवहार में दो दल होते हैं। अब आप बोलेंगे कि द्विदलीय प्रणाली भी तो यही थी, यहाँ पर भी कई दल थे, यहाँ पर भी कई दल है सिद्धांत में, व्यवहार में यहाँ पर दो दल थे, यहाँ पे भी दो दल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमेशा लगभग दो ही दल आते हैं, लेकिन व्यवहार में यहाँ पर हम देखें तो जो बाकी दल है वे कमजोर नहीं होते हैं, वे कमजोर नहीं होते, वे भी सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और वे चाहे तो सत्ता भी बना सकते हैं दूसरे दल। तो यहाँ पर
मूलभूत अगर हम देखें तो सिर्फ इसका ये तात्पर्य इन दोनों में की अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कई दल होते हैं लेकिन जीतते 2 ही दल हैं, यहाँ पर भी कई दल होते हैं लेकिन यहाँ पर जीतते तो 2 दल हैं, लेकिन जो बाकी दल है वे इतने कमजोर नहीं होते कि नहीं जीत सकते हैं। हो सकता है वे भी जीत सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। चाहती तो जनता है, वही जिताने वाली वही हराने वाली। चलिए ये हमने समझ लिया दोस्तों। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण ले लें हम, तो फ्रांस और इटली, फ्रांस और इटली 2 महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रणाली के हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने बात करी दलों के आधार पर लोकतंत्र की, 2 टॉपिक हमारे हो गए। इसके बाद एक छोटा सा बिल्कुल बच्चा सा अगर हम टॉपिक देखें तो यहाँ पर एक टॉपिक देखें दोस्तों, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन 3 शब्दों में। देखिए मैं 3 शब्द लिख रहा हूँ। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है जनतंत्र और एक होता है गणतंत्र। लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र। गणतंत्र को बोलते हैं रिपब्लिक, जनतंत्र को बोलते हैं पीपल्स डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। हमने अक्सर ये शब्द सुने हैं, लगभग हम यही जानते हैं। हम इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं। जब भी नाम आता है गणतंत्र का तो हम देखते हैं कि हाँ, गणतंत्र का मतलब होता है कि लोग खुद शासन करते हैं। जनतंत्र, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही लगता है, लोकतंत्र जैसे ही जनतंत्र भी लगता है, क्योंकि इसका मतलब है पीपल्स डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। यहाँ पे भी ये लोकतंत्र, यहाँ जन है, जन का मतलब जनता, लोक का मतलब लोग, तो बिल्कुल एक जैसी बात है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है। ये सुनने में शब्द एक जैसे लग सकते हैं लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है। ज़्यादा लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए लोकतंत्र में हमने समझ लिया इस चीज़ को, लोकतंत्र को, कि लोकतंत्र में जो है जनता खुद शासन करती है या जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लोकतंत्र में शासन करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से करेगी तो प्रतिनिधि उसमें नहीं आएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व शासन ही जो है जनता पर शासन करता है, ठीक है। पीपल्स डेमोक्रेसी की अगर बात करें, यहाँ पर हम बात करें जनता शासन करती है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी की एक और बात है कि चुनाव के लिए एक तो कई उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं और कई दल खड़े हो सकते हैं। चुनाव के लिए कई दल खड़े हो सकते हैं, सत्ता संघर्ष के लिए कई दल इसमें लोकतंत्र में उतर सकते हैं, ठीक है। पीपल्स डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र आपने समझ चुके हैं, मैं इसलिए इसको ज्यादा वर्णन नहीं करा, इसका डिस्क्राइब नहीं करा। जनतंत्र में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कि एक दल, एक उम्मीदवार और एक मत। ये भी आप समझ लीजिए अच्छे से, एक दल, एक उम्मीदवार, एक मत। क्या मतलब हुआ इस बात का? अब आप सोचेंगे कि दल भी एक, यानी पार्टी भी एक, उम्मीदवार भी एक ही है और मत भी एक ही है, ठीक है। एक मत, बिल्कुल हमारे यहाँ पे भी एक मत है, एक वोट एक मत बराबर है। तो चुनाव हो ही क्यों रहा है? आप ये सोच रहे होंगे, जब दल भी एक ही लड़ रहा है, उम्मीदवार भी एक ही है और मत भी एक, वोट बराबर एक मत हो रहा है, तो फिर चुनाव लड़ाई क्यों जा रहा है? निश्चित रूप से इसी की जीत होनी है, और उम्मीदवार जो उतरा है चुनाव में, वही जो ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां पर बनेगा। तो फिर चुनाव क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर चुनाव सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि जो उम्मीदवार सत्ता प्राप्ति के लिए उतरा है या शासन करने के लिए उतरा है, उसकी लोकप्रियता को जांचने के लिए यहाँ पर चुनाव होते हैं, ठीक है। समझिए एक बार और चीज को, एक दल है, एक उम्मीदवार है, एक मत है, एक दल है, एक उम्मीदवार है, एक मत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उम्मीदवार का चुनाव इसलिए किया जाता है
ताकि ये समझा जा सके कि उम्मीदवार की लोकप्रियता कितनी है, यानी कि उसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं और कितने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जनतंत्र का मतलब इतना सा है और कुछ नहीं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम देखें तो चाइना एक साम्यवादी देश है, ठीक है। तो चाइना में यही प्रणाली चलती है। और अगर इसका उदाहरण देखें लोकतंत्र का, तो मैंने आपको पहले भी बताया लोकतंत्र के उदाहरण में कि भारत, नेपाल, ये सारी जितनी भी है यहाँ पर लोकतंत्र चलता है, ठीक है। हम बात करें गणतंत्र की, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शायद लोकतंत्र में एक चाइना का भी नाम लिया था। देखिए, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप को तानाशाह या राजशाही कहना पसंद करेगा। सभी चाहते हैं कि हम लोकतंत्र बने रहें, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र न्याय प्रणाली नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये वास्तविकता नहीं है कि जितने भी जो देश है वो अपने आप को लोकतंत्र कह रहे हैं तो वास्तविक में वो लोकतंत्र हो सकता है उसमें से कुछ तानाशाह या कुछ राजशाही हो। इसलिए मैंने आपको चाइना का यहाँ पर उदाहरण दिया था, ठीक है। बात आती है गणतंत्र की। दो को हमने समझा, एक में कई दल उतर रहे हैं, चुनाव के लिए संघर्ष हो रहा है, दो तीन तीन उम्मीदवार हैं, उनके बीच में संघर्ष हो रहा है। लेकिन यहाँ तो एक ही मत है, एक ही उम्मीदवार है, एक ही दल है, ठीक है, यानी एक ही पार्टी है। यहाँ के लिए देखिए, हम गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र का मतलब होता है, इंग्लिश में हम बोले द रिपब्लिक। इस गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? प्रस्तावना, प्रियम्बल जब आप पढ़ते हैं संविधान की, हमारे भारतीय संविधान की, तो उसमें लिखा था है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य, तो गण मतलब इसका ही मतलब हुआ समूह, लोगों का समूह ही गण होता है। तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक है। तो इसको समझाने की मुझे जरूरत क्या पड़ी? देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में जो होता है, लोकतंत्र में कई सारे लोग भाग लेते हैं, अपना उम्मीदवार खुद चुनते हैं और ये लोकतंत्र जो है ये वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये लोगों का ही शासन होता है। सॉरी। लेकिन जो गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब ये है कि जो शासन में सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज इसमें ध्यान रखिए, वंशानुगत, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा देश का बनेगा या राष्ट्राध्यक्ष या वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष देश का बनेगा। समझ में आई चीज? लोकतंत्र यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जनता उसको वोट देगी। एक गरीब किसान वे भी चुनाव लड़ सकता है, वे भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी गरीब अमीर किसी भी धर्म जाति का हो वे प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन गणतंत्र जहाँ नहीं है वहां पर क्या होता है? या तो वहां पर राजशाही होती है, वंशानुगत पद चला होता है। तो इस गणतंत्र का मतलब यही है कि वहां पर वंशानुगत की समाप्ति, यानी सत्ता सिर्फ बड़े लोगों या ऊंचे लोगों या कुलीन लोगों या राजा या रानी, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी गणतंत्र में कोई भी जो थोड़ा सा, देखिए कोई भी का मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें जो क्वालिफिकेशन कुछ ना कुछ होते हैं, जैसे कि 25 साल लोकसभा के लिए होता है, ठीक है, 30 साल राज्यसभा के लिए होता है। तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्वालिफिकेशन, लेकिन गरीब अमीर सभी लोग सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो आपको आशा है मुझे समझ में आया होगा, लोकतंत्र का मतलब समझ में आया होगा, जनतंत्र आपको समझ में आया होगा और गणतंत्र आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये 2-3 टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर अच्छी वीडियो लगी हो, बुरी लगी हो तो मैं फिर कह रहा हूँ डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करना ना भूलें। कुछ प्रश्न हो मन में या कुछ गलत बता दिया हो, गलती हो जाती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों के लिए भी कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। ठीक है, NIA से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।